Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आज हम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं. हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 3 दावत, जिसके मुसन्निफ है रशीद अहमद सिद्दीकी. बच्चों, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो आज का सबक हमारा काफ़ी दिलचस्प है, जिसे सुनने में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा. तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं. सबक नंबर 3 दावत, जिसके मुसन्निफ है रशीद अहमद सिद्दीकी. पहली बात, समाज में रहने वाले अफराद बाज़ मौक़ों पर एक दूसरे से मुलाकात करते, सुख दुख की तकरीबों में शिरकत करते, आपस में तोहफ़े तहफ़ का लेन देन भी करते. ऐसे कामों में एक आम तकरीब खाने पीने की भी दावत है. शादी ब्याह मौत मैयत वगैरह के मौके पर लोग एक दूसरे को खाने पर बुलाते या खुद भी किसी दोस्त के यहाँ खाने पर जाते हैं. ऐसे मौके पर भीड़ भाड़ हो तो खाने पीने की आदाब तर्क करके लोग छीना झपटी भी करने नजर आते हैं, जो इंसानी तहजीब के खिलाफ है. झेल के सबक में मुसन्निफ ने दावत के अलग अलग मंजरों में लोगों के आपसी सलूक बढ़ने पर बड़े पर आपसी सलूक को बड़े पर लुत्फ अंदाज में बयान किया है. ढके छुपे ये बात कही है कि खाने पीने के वक्त इंसान को इंसान बना रहना चाहिए. अभी यहाँ पे जो शायर मुसन्निफ ने लिखा है सबक नंबर 3 दावत, जिसके मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी, उन्होंने मतलब बताया है जो हमारे जो समाज है, हमारा जो ग्रोह, जैसे हम अपने इलाकों में शहरों में रहते हैं, चाहे हम गांव में रहें शहरों में कहीं पे भी किसी भी मुल्क में रहें, लेकिन जो हमारा रहन सहन बहुत ही अच्छा होना चाहिए. जैसे हम आजकल दावत हर जगह दी जाती, चाहे आपका किसी सालगिरह हो या एनिवर्सरी हो, शादी ब्याह का मौका हो, या किसी का सुख दुख या फौत हो, या किसी का इंतकाल कर गया, मौत मैयत हो, तो लोग एक दूसरे को खाने पे बुलाते, खाना खिलाते. लेकिन हमारा खाना खाने का अंदाज इस तरह होना चाहिए कि हमें लगना चाहिए कि हम इंसानों की तरह खाना खाएं. जैसे पहले के ज़माने में मेज़ कुर्सी का बंदोबस्त नहीं होता, लोग चटाई पे खाना खाते थे. अभी यहाँ पे लोग, जैसे हमारे शहरों में या हमारे इलाकों में अगर आम दावत दी जाए तो लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती है, लोग खाने पीने के लिए लड़ बैठते, झगड़ा हो जाती, मारा झपटी हो जाती है. तो मुसन्निफ यही कहना चाहते कि अगर हम कहीं पे भी खाने के लिए जा रहे हैं, जैसे बच्चों आपके घर में कोई ईद का त्यौहार हो या किसी की सालगिरह हो या खाने पीने की दावत हो, हर किसी चीज़ की दावत दी जाती है. सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, शादी ब्याह के मौके पर हम दूसरों को बुलाते हैं, या किसी मेहमान के फोटो पे, या किसी खुशी का मौका हो, या कोई आपका प्रमोशन हो गया, जैसे आपके डैडी दफ्तर जाते हैं, उनका कहीं किसी कंपनी में प्रमोशन हो गया है, या आपकी मम्मी की कहीं प्रमोशन हो गई, या आप अच्छे नंबरात से हासिल हो गए, या आपका कहीं एडमिशन हो गया, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़ी पोस्ट आपने हासिल कर ली, तो हम दावत देते हैं. तो यहाँ पे मुसन्निफ यही कहना चाहते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, तो हमें इंसानों की तरह खाना चाहिए. तो आइए सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे. जान पहचान. रशीद अहमद सिद्दीकी 1892 में मुड़िया जिला जौनपुर यूपी में पैदा हुए. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के प्रोफेसर रहे. कुछ अरसे जामिया उस्मानिया हैदराबाद से भी वाबस्ता रहे. अलीगढ़ से दोबारा वाबस्ते के बाद मुलाजमत से सबदोश हुए. उनकी तंज़ फ़राज से इम्प्राजत रखती है. वो हंसाने से ज़्यादा हंसाते संजीदगी से करने का कर जानते थे. तंजियात और मुज़ाहत और फंदा मज़ामीन में रशीद गंजाए ग्राम माया और अफ्ता बयानी मेरी इनकी अहम तसानीफ है. उन्होंने 1977 में वफात पाई. अभी हमारे जो शायर है रशीद अहमद सिद्दीकी, मतलब उन्होंने भी यूपी आए, ज़िले जौनपुर में उन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया, फिर वहाँ पे वो उन्हें उर्दू प्रोफेसर की उन्हें पोस्ट हासिल हुई. और कुछ अरसे बाद जैसे हैदराबाद में वो रहे, फिर वहाँ पे उन्होंने मतलब मुलाजमत करने की नौकरी करना शुरू कर दी. फिर वहाँ पे उन्होंने मतलब तहरीर करना शुरू कर दी. जैसे जो हमारे आज राइटर होते हैं, जैसे जहाँ पे जब ड्रामे बने जाते हैं, प्रोग्राम बने जाते हैं, फिल्में बनी जाती हैं, तो वो एक ड्रामर, एक जो राइटर होता है, उसे एक अच्छी तहरीर लिखनी चाहिए. जैसे उन्होंने तंजियात मुजावत खानदा मजामीन, उन्होंने ये सब सारे उन्हीं के मजामीन हैं. और उन्होंने 1977 में उनकी वफात हो गई, दुनिया से चले गए. तंजो मज़ा निगारी ज़िंदगी के नाहमवार और मज़े के खैर सूर हाल की दिलचस्प अंदाज में पेश करने का फ़न है. मज़ा निगार में जिस चीज़ पर हंसता है उससे उसको मोहब्बत होती है, इसलिए उसका अंदाज समझाना हम हमदराना होता है. इसका मकसद कभी कभी इसलाह भी होता है. तंजो और मज़ा भी गहरी ताल्लुक है. मज़ा की हमें सिर्फ की तलकी में कमी आ जाती है. किसी तहरीर में सिर्फ तंदुरुस्त के नागौर होने का डर रहता है. ना मज़ा में मकसद हंसी टूट फटूल कर रह जाता है. इसलिए अमूमन अदीब और शायर इन दोनों आमने से काम लेते हैं. तंजो मज़ा निगाह समझ में फैली हुई खराबियों पर कलम से नशर का काम लेता है. वो अदब आला इंसानी अकदार को पेश करके
मायूस अफसरदा इंसानों को जख्मों को मरहम लगाता है। कभी कभी उसके तंज की चोट में उस कदर गहरी होती है, इंसान तिलमिलाने लगता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर खुद भी हंसता है। अभी यहाँ पे जो तंज मज़ा है, जैसे कोई हम मज़ाहिया कोई हम जोक्स बोलते हैं, या कोई हम ऐसा कुछ करते हैं जैसे हमें हंसी आने लगती है, तो शायर भी हमने इस सबक को इस मज़ामिन को इतने गुफ्तगू अंदाज इसकी इसे इतने मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है कि इसे हमें सुनने में समझने में काफ़ी मज़ा आएगा। एक मसल मशहूर है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ ये मसल भी आम होनी चाहिए, मुझे दावतों से बचाओ। गो दोस्तों से बचने की माने ये है कि दावतों से भी निजात मिल जाए। भूख की मानन दावत का भी ये हाल है कि इसका ना कोई वक्त मुकर्रर है, ना कोई मौका। किसी ने ठीक ही कहा होगा, कुल्बे इफलास में दौलत का शाने में भूख, दस्तों वर में शहर में गुलशन में वीराने में भूख। भूख है हंगामा हर कल्ज़मे खामोश में, डूब जाते हैं सफीने भूख की आगोश में। त्यौहार तकरीब हो, कोई मेहमान आया हो या कोई चल बसा हो, रुका दावत बहरहाल मौजूद है। महाजर मौजूद है कि एक बुजुर्ग ने तो जोश में आकर इसकी भी फरमाइश कर दी कि बराए करम तनावल हर महाजर फरमाइए। अभी यहाँ पे मुसन्निफ ने इस मज़ामिन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। उन्हें बड़ी बजाय अंदाज में बताया है कि जब दावत का जैसे भूख हमारी होती है किसी भी, जैसे हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, शाम की चाय कॉफ़ी नाश्ते, रात का खाना हम वक्त पे खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे उन्होंने मुसन्निफ ने कहा है कि जैसे अगर हम कहीं जैसे हम कहीं जाते हैं, हम किसी भी इलाके में जाते हैं या हम किसी मेहमान की तरह है, तो सबसे पहले हमारी जो भूख जैसे हमारी जो भूख है कभी कंट्रोल नहीं होती है। चाहे हम चलो रमज़ान के महीने में अलग होती है कि हम रोज़े रखते हैं, तब जाके हम शाम में हम तो मगरिब के बाद हम रोज़ा अफ्तार करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया मुसन्निफ ने भूख किसी ने सही कहा है, जैसे भूख हमें लगती है तो उस वक्त हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हमें ना हमारी सारी जो ख्वाहिशें होती है वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है कि हमें दौलत हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, पहले हमें खाना दो, हमें पेट भर के खाना दो ताकि हमारी जो भूख है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मुसन्निफ यही कह रहे हैं, हम चाहे हम कोई त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो या सालगिरह हो या किसी की शादी ब्याह हो या मेहमान आया हो या कोई चल बसा हो, तो उस वक्त हमें भूख की ऐसा नहीं कि हम खाना पीना छोड़ देते, हम खाते तो ज़रूर है ना, गर्म खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो हमारी जो भूख है कंट्रोल नहीं होती। बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं हमें खाना निकाल के दो, हमें भूख लग रही है। दावत में ना जाइए तो गुरूर या दावत में ना जाइए तो गुरूर या तो जही की शिकायत, जाइए तो मैदा और अकबर दोनों खराब। मैंने जिसमें मैंने जिस किस्म की जिन मौके पर दावत खाई वो बहुत कम लोगों की नसीब हुई होगी। सबसे पहले दावत खूब याद है, गौर उसके माने हरगिज़ नहीं है कि मेरे किसी बुजुर्ग दावत रही मुझे उसी उसूल पर बिन बिलाए साथ ले गए हो, जिस उसूल पर रेल में किराया नहीं अदा करना पड़ता हो, यानी मासूमों के लिए ना किराया अदा करने की ज़रूरत नहीं, वो ना रखा दावत की। जैसे दावत होती है बाज़ औक़ात जैसे किसी न्याज की हो या कोई आम दावत हो, तो लोगों की इतनी भीड़ जमा हो जाती है, लोग किसी को देखते नहीं, उन्हें बस खाने की पड़ी रहती है। बाज़ रेलवे लाइनों के बारे में कहा जाता है वहाँ की गाड़ी दो साधु के हिसाब से मुफ्त सफ़र किया जा सकता है, या कोई इधर के कोई टिकट कलेक्टर इस लाइन पर मामूर। उन्होंने एक बुजुर्ग के बेटे का सफ़र करते हुए पकड़ा तो उन्होंने निहात घूर कर आरिफाना डिपट के साथ कहा, अभी शराब दूंगा, रसम हो जाएगा। जानता नहीं कि गाड़ी दो साधु मुफ्त बेचारे टिकट कलर ऐसे मरोत होने की गाड़ी के नीचे कटते कटते बचे। पहली दावत मुझे ऐसी साहब के वहाँ खानी पड़ी जो कपड़े बुनते, सारी बस्ती मदद थी। मई का महीना, दोपहर का वक्त, मकान और मैदान, कोई नशीब व फराज ऐसा ना था कि जहाँ खाने वाले ना बैठे। फर्श और दस्तरखान का वहाँ कोई दस्तूर ना था, जिसको जहाँ जगह मिली बढ़ गया। एक हाथ में गरम गरम तनवरी एक हाथ में गरम गरम तनवरी रोटी और दे दी गई मिट्टी के एक बर्तन में ज़मीन पर सालन रख दिया गया। बस्ती के ने मशक से नाम चीनी को गंदे गंदे शिकस्ता गिलास में उसमें पानी पिलाना शुरू किया। अभी मुसन्निफ ये कह रहे जैसे हमारी जो दावत थी, जैसे मैंने मुसन्निफ ने कहा कि दावत हम कब देते हैं, जैसे हमारी कोई अच्छी खुशखबरी आई है, जैसे आपके अब्बू की अच्छी कहीं प्रमोशन हो गई है, आपकी मम्मी की दफ्तर में अच्छी प्रमोशन हो गई, या आप अच्छे नंबर से कामयाब हो गए, या आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, सालगिरह हो, शादी हो, उस वक्त हम दावत देते थे। जैसे शहरों में कभी नियाज खानी होती तो लोग आम दावत दे देते। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे कि रेलवे लाइन में
जब मतलब वहाँ पे जब वो सफ़र कर रहे तो रेलवे कांड में रेलवे लाइन में उन्होंने देखा कि एक शख्स है जो बिना टिकट का मतलब बिना टिकट का वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है। तो टिकट कलेक्टर उसे पकड़ लेता है कि ये कोई तरीका है कि तुम बिना टिकट से सफ़र कर रहे हो। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम भस्म हो जाओ। तो यहाँ पे मतलब ये देख रहे हैं कि कैसे मतलब जो टिकट कलेक्टर है वो भी उसे मतलब कर रहे हैं कि गाड़ी के नीचे करते करते बचे, मतलब वहाँ से भागने की कैसे गए। अभी यहाँ पे शायद मुसन्निफ जो है वो कह रहे हैं कि पहली दावत मुझे कहाँ खानी पड़ी, मुझे कपड़ा बुनने वाले जो कपड़ा बुनते हैं ना, स्वेटर वगैरह बनाते हैं, मोजे बनाते हैं, ग्लव्स बनाते हैं, मतलब सारी बस्ती, मतलब मई का महीना था, दोपहर का वक्त था, मतलब वहाँ पे खाना खाने का कैसा रिवाज था। जैसे वहाँ पे मतलब मेज़ कुर्सी नहीं थी, मेज़ कुर्सी उस वक्त नहीं थी, फर्श दस्तरखान बिछाए गए, फर्श पर मतलब दस्तरखान बिछाए गए। फिर वहाँ पे उन्होंने मतलब गरम गरम तंदूरी लाई गई, मिट्टी के बर्तन में गरम गरम सालन लाया गया, और मिट्टी की मसम में नाम चीनी की गंदे से में पानी लाया गया। सामने एक नियाजमंद कुत्ते साहब भी मौजूद थे, टांगों के दरमियान खुद नो नमाज बैठे हुए, नजरें नीची, बहुत कुछ की चेहरे पर, जिस्म पर हंसा के गैर कानूनी, जिन पर मक्खियाँ मसरूफ़ गुजर वाली। पास एक ही बूढ़े जाते, खाते जाते व खलाल करते जाते हैं। नाती गोद में, पोता कंधे पर। पोते ने एक कुत्ते के सामने फेंक दी। अब मालूम हुआ कि एक कुत्ते साहब कहीं और करीब ही काबे में बैठे हुए थे, जिन्होंने एक लफ्ज़ गिरा कर जो जिसकी ये तो मेरे मुकाबले के कुत्ते पर आ गए, लेकिन जिसके दौरान दादा नाना पोता नाती के पूरे शजर नसब को ढाते चले गए। कुलाल ताया या नाना के गले में जा फंसा। पोते नाती मेरे सालन में आ रहे। एक हल्लड़ मचा मचल हुआ है कि एक मोटू और द्वार पर के गाजी मियाँ आ गए। सारे खाने वाले वह भाग पड़े। अभी यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे कि जब मैं खाना खाने के लिए दावत करने के लिए गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, बच्चे बूढ़े जवान सब बैठे। और जो दादा नाना है वो अपने पोता पाती को भी पोता नवासी, दादा जो दादा दादी जो होते हैं वो उन्होंने अपने पोते नवासे सबको लेकर आए। जैसे वो जो आम सी दावत हो रही, लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे खाना खा रहे हैं कि मतलब खाने का उनको ऐसे ही नहीं हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को कंधे पे बैठाए हैं और खाना खाते जा रहे हैं बच्चों को, और मुर्गी का टांग दे दी है। जैसे आस पास जो आम दावत होती है देखो जानवरों भी बैठे रहते हैं, बिल्ली कुत्ते बैठे रहते हैं, तो एक बच्चा क्या होता है जो मुर्गी की टांग जो गोश्त रहती है वो बाहर फेंक देता है, कुत्ते को दे देता है, और कुत्ता वो भी खाने लगता है। और सालन मतलब ऐसे खा रहे कि ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने कभी खाना देखा ही ना हो। ये तो मेरे अय्याम जहलत का किस्सा था। कोच और संभाला तो एक मशहूर शहर में डिपोटेशन पे जाने का इत्तेफाक हुआ। रमज़ान का महीना था। शाम को तो वहाँ की मशहूर मस्जिद के इमाम साहब के यहाँ इफ्तार भी हम सब मदऊ थे, जहाँ एक हुजूम था। हमारे सामने इफ्तारी रख दी गई। अभी हमने मुश्किल से एक लुकमे फर्द किए कि वो कि फर्द एक लुकमे फर्द किए होंगे कि एक हमला हुआ। चंद चंद सौ माह चंद चंद सौ माह चंद सौ चंद सौ माह पर टूट पड़े, और जो कुछ सामने था उसे चटकर खा आगे बढ़े। मालूम हुआ कि वहाँ भी कोई दस्तूर है, जो चाहे जिसके सामने इफ्तारी उचक ली। ऐसा करने से मेज़बान को सवाब मिलता है। हमारे साथ रोहिल खंडे के एक पठान तालिब इल्म था, वो बड़े मधुर हुए उनके तेवर से मालूम होता था। अभी यहाँ पे मुसन्निफ क्या करें, पहले ही दावत उन्होंने कहा ली, जैसे कपड़े बुनने वाले की मई के महीने में, गर्मी के महीने में उन्होंने दावत शिरकत की। फिर दूसरी दावत उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे मतलब एक आयाम जाहिलियत का मतलब उनको किस्सा सुना रहे, मतलब उन्होंने क्या देखा कि मैं जैसे डिपू स्टेशन पे रवा का मतलब मैं वाक़या सुना रहा हूँ कि मतलब मैं रमज़ान का महीना, जैसे रमज़ान के महीने में हर तरफ चहल पहल होता है, मतलब यहाँ पे मस्जिद में मतलब शोरगुल लगा होता है, और यहाँ पे मतलब इमाम साहब है, जैसे उन्होंने नमाज़ पढ़ाई तो इफ्तारी का वहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है, फल फ्रूट खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त किया होता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे जो जो है जैसे जो रोज़ेदार है तो वो भूखे रहते हैं, जैसे रोज़े का टाइम वक्त होता है वो इतनी भूख के झपट से खाने लगते हैं, वो देखते ही नहीं आसपास उन्हें कोई नजर आ रहा है। तो वहाँ पे बोल रहे कि मैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे लोग ऐसे इफ्तारी चुके जैसे एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, मतलब खाने में इतने मशगूल हो गए। तो वहाँ पे देख रहे कि मेरे साथ सब बैठे हुए हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब बैठे हैं। तो हमारे साथ मतलब एक रोहिल खंडेल भी बैठे हैं जो पठान का तालिबे इल्म थे, और मतलब उनके तेवर से ही लग रहा था, उनके मतलब उनके कपड़ों से ड्रेसिंग स्टाइल से लग रहा था कि वो पठान है। तब कदीम हिंदुस्तान में डाकू कातिलों के एक गिरोह में शामिल लोग ठग कहलाते हैं। ये एक मजहबी फिरका भी था जिसमें हिंदू मुसलमान भी शामिल थे। ठग गाँव गाँव पहुँचते महिला छात्रों में बदल करते थे, जिसे यानी होते इसके बारे में सारी मालूमात एक खास जबान में अपने साथियों तक पहुँचाते रहते। इनके कत्ल करने का तरीका ये था कि मकतूल के गले में फंदा डालकर किसे दे देते। समाज के बहुत से अमीर रईस अपराध उनकी हिमायती थे। अंग्रेज हुकूमत के ज़माने में ठगों के खात्मे की कोशिशें की गई।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 6 साल के अरसे में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया और कैद किया। अभी यहाँ पे ठग हम किसको बोलते हैं? जैसे जो रहते हैं डाकू, जो रहते हैं, हाँ, जो डाकू रहते हैं, जो डाकू लोग रहते हैं, जो चोरी करते हैं, माल लूटते हैं, सब मतलब अलग अलग इलाकों में जाके कब्जा करते हैं, तो उसे ठग कहते हैं। जिससे शहर में एक ऐलान किया जाता है कि आप लोग अपने सामान की हिफाजत कीजिए, जो लुटेरे आएंगे, डाकू आएंगे, हम पर मारपीट करके जाएंगे और हम हमारे सामान को अगवा करके लेके जाएंगे। ये कि उस वाक्य को नज़रअंदाज ना करेंगे। जब नमाज के लिए लोग खड़े हुए तो हर शख्स नियत बांध कर चुका था। उन्होंने अपनी टोपी जेब में रख ली। सामने एक नमाजी की पगड़ी उचक कर अपने सर पर रख ली। सलाम फिरते ही उस छत से नीचे फेंक दिया, जिसे जहाँ हजारों फकीर टूट पड़े। आनन फानन पगड़ी का तबर्रुक तकसीम हो गया। झगड़ा हुआ तो उन्होंने फरमाया, हमारे दस्तूर में कि नमाज में जिसका इमामा चाहे उचक ले ले। नमाज के बाद ही इमामा कुर्बा में बंटवा दिया जाता है। अभी वहाँ पे उन्होंने देखे कि वो शहर का वो मतलब वाकया बता रहे कि रेलवे स्टेशन में गए थे, जब वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए तारीख के बाद खड़े हुए तो लोग मतलब कुछ लोग जो टोपी थे अपने जेब में रखे। कुछ लोगों की पगड़ी अगर गिर जाती तो वहाँ पे अगर किसी के पास गिरती तो वो पगड़ी जो होती, वो जो टोपी पगड़ी होती उनकी हो जाती, मतलब वो उनका वहाँ का दस्तूर बना हुआ था। रात को दावती, सारे मेहमान और नवाजानों बैठे, बिल्कुल ऐसा मालूम होता कि जैसे ठगों का ग्रुप है। हम सब भी बढ़ गए। एक बड़ी सीनी में बिरयानी का एहराम मिस्र बना हुआ था, जिसके ऊपर एक देगेची शोर की बेकी उंडेल दी गई। लोग सीनी पर टूट पड़े, बराह रास्त दस्त बदन पे कि हमारे रोहिल खंडी दोस्त चुपचाप बैठे रहे। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश है, लेकिन एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी और चावलों की माला बन गई थी, अशोर बांगा जंगली कसाब की बहादुर दिखा दी। काफ से सर उठाए बगैर बोले, खाओ सेठ साहब खाओ, नहीं तो मालूम हुआ कि एक मुसलमान का माल ज़ाया होगा। दोस्त बोले, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान भी तो ज़ाया होगी। अभी यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे, जब हम रात की दावत के खाने के लिए बैठे तो बड़ी सी सीनी में सारे मेहमान बैठे थे। एक बड़ी सी सीनी में क्या हुई, बिरयानी आई, मतलब बड़ी बड़ी सी बिरयानी आई। लोग मतलब खाने पीने के लिए ऐसे ऐसे लोट पटोल हो गए कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं कि किस तरह खा रहे। मतलब एक बुजुर्ग है, मतलब वो बुजुर्ग की थाली में पूरे चावल मतलब लग गए थे। और मतलब वो मतलब ऐसे खा रहे, जो बेचारे जो ऐसे शर्मीले टाइप, जो शर्मीले किस्म के जो शख्स थे, वो खाने को शर्मा रहे थे। उन्हें भी लोग कह रहे कि भाई मुसलमान खाओ, नहीं तो मुसलमान का खाना ज़ाया होगा। वहाँ के ज़माने कदीम में एक जगह से दावतनामा आया। हमारे मेज़बान वहाँ के मसरूफ़ दौलतमंद तरीन लोगों में से थे। मेज़बान के फराज खातून खानादार रहा करी। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो उनको तारे नजर लगे। ऐसी खूबसूरत कीमती परतुक नायाब चीज़ एक साथ कब देखना नसीब होती थी। अलबत्ता उनका तस्करा मेलों में सुनाया था, तिलिस्म में होश शुबा में पढ़ा होता। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ज़माना था कि एक दावत जो आम दी जाती थी, लोग तो ऐसे खाते कि लोगों ने किसी चीज़ का हो ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, बिंदास खाए जा रहे। बोले कि खाना हमें ज़ाया नहीं करना, लेकिन उन्होंने दूसरे के बारे में तो सोचना चाहिए, जो बेचारे शर्मीले किस्म के लोग हैं, शख्स लोग हैं, उनके बारे में तो चलो, लेकिन एक ऐसा लगना चाहिए कि हम एक इंसानों की तरह हमें खाना चाहिए। कि हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा ऐसा हम ऐसी तकलीफ़ों में खा रहे हैं, ऐसे भाड़ भीड़ में खा रहे हैं, ऐसे भीड़ में खा रहे हैं कि लग रहा ही नहीं कि ऐसा ऐसा वाक्य हमने इसमें रोश में रुबा पर में पड़ा होगा। स- सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म में, लिबास रस्मी में रस्सी में लाया जाता कि तैयार करने में दुश्वारी होती कि उन पर हमला किया जाए तो उनकी इबादत की जाए या खड़े होकर कौमी तराना गाया जाए। दूसरी मुसीबत ये थी कि किसी आला से किसी चीज़ पर हमला किया जाए, इसलिए कि जान लेने के लिए तो आप आज़ाद है, जो आला चाहिए शौक से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खानों के लिए मखसूस आलत मुकर्रर है। तीसरी मुसीबत ये है कि जो खाना पेश कर किया जा रहा था उसके दूसरे अजीज़ व अकराब ना मालूम कौन कौन जिनकी हदम में हाथ लगाना पड़ा गवारा करना। मेज़बान खातून को मुस्कुराने का मौका खिलाफ बरतने पर फुर्सत कहा गई। कुछ बताइए, हम पूछ सके। बैरों को देखने तो ज़रा वक्त और आचार आइन लगा हुआ इस तौर पर मसूद था, जैसे जैसे बात नालायक बददिमाग इम्तिहान के हाल में उम्मीदवारी की निगरानी करते। इसमें उसके बैरों का गौर से मुताला किया जाए। कुछ अहम अहम सानों लगते कि ये कहीं के ना कहीं
अपने यूनिफॉर्म या पेटी दुपट्टों को कोई शख्स कब्जे में छुपाए हुए खाना था कि चला ही रहा था खाना था कि चला ही रहा था कि हमने भी छुरी उसके ऊपर पकड़ी रखी थी, जैसे किसी गम तलाश में चाकू से गेंडे की कुर्बानी करने वाले, या कांटा हमारे हाथ में ऐसा हो। अभी यहाँ पे जो जैसे मुसन्निफ बयान करे कि जब हम खाना खाए, जैसे जो खाना आजकल के जो होटल हो गए, बड़े हो गए, जैसे लो बजट की भी होते, कम पैसे वाले भी होते, बड़े हो, जैसे आप अच्छे बड़े बड़े होटल में जाते हो, देखो खाने का देखो आला होता है, बड़े बड़े टेबल मेज़ रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, जहाँ पे लोग मतलब अच्छे से, जैसे आपने देखा होगा लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं मेज़ या बड़े बड़े होटल में जब खाना खाने जाते हैं, देखो बड़े बड़े मेज़, बड़े बड़े मेज़ रखे होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियाँ होती हैं और खाने के हालात होते हैं, जैसे जो होटल वाले जो रहते हैं सर्विसिंग के लिए अच्छे यूनिफॉर्म में आते हैं, अच्छे अच्छे खानों को अच्छे अच्छे बर्तनों में लाते हैं और उसे मतलब सर्विसिंग करते हैं कि जो हमारे मेहमान हैं लुत्फ़ अंदोज़ उठा के खाना खाया जाए। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पे होटल में जब वो खाना खाने के लिए आए, लोगों की इतनी भीड़ है और लोग देख रहे कि हम कैसे खाना खाना खाएं, किस आलू कि मतलब किस चीज़ का इस्तेमाल करें, कौन से औजार इस्तेमाल करें, यहाँ पे वो देख रहे कि मतलब यहाँ पे अलग अलग औजार रखे हुए हैं, अलग अलग आले रखे हुए हैं, जैसे स्पून होते हैं, अलग अलग चम्मच रखे होते हैं तरह के जिसमें हम खाना खाते हैं। अहराम मिस्र वाहिद इरम, मिस्र के अहराम दुनिया के अजायब की शुमार किए जाते हैं। ये मकरूती और इमारतें दरअसल असल के मिस्र के मकबरों के मकबरे में हैं। इनकी मम्मियाँ रखी जाती हैं, मम्मी इसमें इसको लाश कहते हैं। जैसे कदीम मिस्र के लोग हरम में लाश को रखने से पहले खास किस्म के मसालों की तैयार करते, लाश पर पट्टियाँ लपेटते दिया करते थे। मिस्र का पहला हरम 1900 काफ मीम में तामीर किया। इसकी सतह शुद्ध की होती, लेकिन सतह की बुलंदी पर ये मसल की तरह बनता है। इस पर जाकर चारों तरफ एक नुक्ते पर मिल जाते। इसकी तामीर में पत्थर के बड़े बड़े चौकोन टुकड़े लगाए गए हैं। इनकी हर पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन के बराबर और बहुत से अहराम ईंटों के भी बनाए गए हैं। खुफो नामी फ़िरौन का अहराम सबसे बड़ा है। अहराम में बादशाहों की मम्मियों के साथ एक बहुत सारा जादू सामान, गुलाम कनीज़ें भी बंद कर दी जाती है। मिस्र वालियों को अकीदा था कि फ़िरौन की खिदमत के लिए दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली अहराम में बंद की जानी चाहिए। अहराम जैसे मकबरे के मिस्र के अलावा बस्ती अमेरिका, मैक्सिको के माया कबीलों वालों ने भी तामीर किया। अभी जैसे मिस्र का मुसन्निफ ने जिक्र किया, जैसे मिस्र में जैसे फ़िरौन की हुकूमत हुआ करती थी, वहाँ पे मतलब जो शख्स मर जाता था, जिसका इंतकाल हो जाता था, लोग उसे क्या करते थे, उसे मतलब उसमें पट्टियाँ लगा के मतलब उसके अहराम, उसकी कब्र बनाते थे। और जिसको हम मम्मी हम लाश कहते थे। कदीमों मतलब जो भी बादशाह है, जैसे वो जो कदीमों सामान, जैसे फ़िरौन के जब इंतकाल हुआ, जब जिस राजा महाराजा का इंतकाल होता था, तो उसका इंतकाल होने के बाद उसका साजो सामान उस मतलब अहराम में ही डाल दिए जाते थे। अब यहाँ पर मुसन्निफ कह रहे सबसे बड़ी मुसीबत ही खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म लिबास खुरान में लिबास फ़ाकिरा या मलबूसा आपसे दूसरी में ला जाता है कि तय करने में दुश्वारी होती है, उन पर हमला किया जाए, उनकी इबादत की जाए या खड़े होकर कौमी तराना गाए। दूसरी मुसीबत यदि किस आले से किसी चीज़ में हमला किया जाए। तो मुसन्निफ कह रहे कि यहाँ पर बड़े बड़े होटल में खाना आते तो हम कैसे खाए। हम मेज़बान जो है हमें हमारा अच्छी तरह से वेलकम कर रहे होटल में, करे कि आप लोग खाना खाने की शुरुआत कीजिए। मेज़बान खातून को मुस्कुराते कहा, गिलाफ कर फर्ज से खड़े कि कुछ बताइए, हम पूछ सके। बैरों के देखते तो बरकत चाय अचार आए- आ- 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 और अचार और चार आईने लगाए हुए, इस पर तौर पर मसरूफ़ात जैसे बाज नालायक बददिमाग इम्तहान के हन में उम्मीदवारी की निगरानी करते। इस किस्म के बैरों का मुताला किया जाए। कुछ अहम साधु उन्होंने लिखते कि कहीं ना कहीं अपने यूनिफॉर्म पर पेटी टप्पियों की भी कोई पेश ना छिपा जाए। खाना खाते ही चिल्ला रहे थे, हम तो भी छरी पर तरफ पर पकड़ी रखी थी, जैसे कलमो नाराज चाकू से गेंदे की कुर्बानी करने वाले हो। अभी यहाँ पे मुसन्निफ करे जब होटल में हम खाना खाने गए तो मतलब वहाँ का माहौल ऐसा था कि लोग अच्छे खासे यूनिफॉर्म में आए, खाना लेकर आए, और यहाँ पे हम हमारे मेहमान को पूछ भी रहे कि खाना किससे लग रहा है। मतलब उन्हें कैसा लग रहा है, मेहमानों को लग रहा है कि हम कोई कौमी गीत कराने खाने के लिए खड़े हैं, हम कैसे खाना खाएं। और लोग ऐसे बैठे कि लोग ऐसा लगा कि इम्तिहान का जो हॉल होता है, लोग एग्ज़ाम के लिए कैसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। खाटा हमारे हाथ में ऐसा मालूम होता था जैसे प्लेट पर कोई कलेक्टर मुसल्लत है। खुदा खुदा करके खाना खत्म हुआ, कॉफ़ी आई बगैर दूध या शक्कर की। ऐसा मालूम होता कि जैसे तंबाकू का गल पेश कर करके गर्म पानी में लगा दिया और नादिर शब के अलावा के बाद मुमताज़ के मुसल्लन जहाँ में पेश किया। मुश्किल है कि काफ़ी से इनकार कीजिए तो बाद मेज़बान खफा होते।
अब यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं, जैसे हमने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद हमारे लिए कॉफ़ी आई, और कॉफ़ी ऐसी लग रही थी सुने ना, बगैर दूध या शक्कर की कॉफ़ी, जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते, दफ्तर वाले, पैसे वाले होते, वो बगैर शक्कर की और बगैर दूध की चाय पीते, ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करते, मतलब ऐसी चाय लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि उसमें कोई तंबाकू गिर कर पीस कर डाल दिया हो। फर्ज कीजिए किसी रईस के यहाँ दावत हुई, वो खाना इस तौर पर खिलाएगा कि यह मेहमान की सात पुश्तों तक नवाज दला खुरमा है या दावत में मिलता है। मामूली से मामूली लोग भी अपने घरों में खाते हैं, लेकिन रईस के यहाँ खुरमा कुछ होता है, अदाय खास से फरमाते, मौलाना कहिए खुरमे से भी शौक फरमाया कि जी हाँ शुक्रिया माशा अल्लाह, फरमाइए कि साहब ऐसा खिलौन दिल्ली में ना मिलेगा, बादाम पर ज़रा बूटी की गुफ्तगी में कहते हैं सुबहान अल्लाह, क्यों नहीं इशाद होता है, हाँ हाँ खूब खाइए, बहुत से जी हाँ खूब शेरों के खाइए, नहीं नहीं आप तकल्लुफ़ करते, फलाने चलो मौलाना को फरमा दो, लेकिन फलाने को पुकारे, कौरमे का आर्ट इस तौर पर दिया गया है कि जैसे मौलाना को पुटवा देने का है, कौरमा प्लेट में डाल दिया गया, मौलाना को कौरमे से नफरत हो गई, उस्ताद होगा मालूम होता है बावर्ची अब दिल्ली में अकेला रह गया है, उसका दाद मालूम हजाम था, वालिद ने उसको खाना पकाना सिखाया, खुद खाने की बड़े शायक था, अब इसका सानी और दूर दूर से ना मिलेगा, बस मौलाना खुरमा खा लीजिए, ये चीज़ अब मालूम होती है, बस मौलाना को इस शफकत तफाक से खिलाएंगे कि अपने वालिद मरहूम की फातिहा का खाना किसी नाबीना हाफिज़ को खिला रहे हों। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब किसी अमीर की वहाँ दावत होती है, तो अमीर तो ऐसे खाने का बंदोबस्त करता है कि एकदम अच्छे से रहता है, अच्छे गिलास, अच्छे बर्तन, अच्छे मेज़, अच्छे कुर्सियाँ अच्छे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो लोग उन्हें, मेहमान भी जब किसी अलग अजनबी घर में जाता है या मेहमान के घर में जाता है, थोड़ा सा शर्माता है कि मुझे अकेलापन ना लगे, तो यहाँ पे जैसे खाना खिला रहे हैं उसे कह रहे कि मुसन्निफ़ क्या कह रहे हैं कि जैसे हम किसी मरहूम की किसी फातिहा में लोग कैसे भीड़ बना के हाफिज़ा हुआ हो, उसको हम खाना खिला रहे हैं, या कोई कुरातू दूसरी दूसरी आफत मुलाजे की बगैर मेज़बान मोहब्बत के सिलसिले में कतराते हुए करते करते आपकी प्लेट में हाथ गए करके खाइए मेरी कसर की कसम, हालांकि उस वक्त जी चाहता है कि प्लेट सर पर मान लीजिए, आप गरीबन फाड़ कर लीजिए भाई, ऐसी दावत से मुझको कलबत नफरी हुई हो जाएगी, हाथ से मेरी प्लेट खा रख दिया, आपको खाना पसंद नहीं, आपके लिए कुछ इंतजाम ना सका भाई, जल्दी यही डाल दिया हो, आपने कुछ भी तो नहीं किया, हालांकि इसकी नीयत थी कि कहो कि ऐसा ना था, मेरी साथ पुष्ट को नसीब ना हो, ना आपने जिस मरवत एसार का कबूल किया होगा, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकी, बात दाऊद ने अजीब किस्म की बदतमीजी से साबित का पड़ता, मांस खाना नहीं खाते, मुंह में चूतियाँ चिपकाते, कुछ ऐसे हैं जो सारी उंगलियां सालन में डुबो देंगे, मुंह में लुकने की अरे जैसे सर्कस के घोड़े को सर्कस के घोड़ों को चाबुक लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बदहोश होकर बहुत ज़्यादा हिस्से प्लेट में ले लेंगे, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाइएगा, बकिया गोकर को छोड़ देंगे, ढोंगे में से बोटियाँ चमचे से निकालने के बजाय टुट टुट कर उंगली से निकालेंगे, लेकिन कभी प्लेट से निकाली हुई बोटियों को फिर डोंगे में डाल देंगे, पानी पिए देंगे तो मालूम होगा कि फिर बोतल हलक में उंडेली जा रही है, अगले से कुलकुल से कल मीना का काम कर ले रहे, कुछ लोग चपाती के हाशिए तोड़ तोड़ कर दस्तरखान पर अंबार लगा देंगे, सनी हुई उंगलियां रोटी से पूछेंगे, सनी हुई उंगलियां रोटी से पूछेंगे, डकार इस तौर पर लेंगे जैसे दूसरे के दस्तरखान पर नहीं, अपनी चारपाई पर है। अब यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं जब हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो बात दावतों के लोग ऐसे बर्ताव करते हैं, ऐसा लगा उन्होंने कभी खाना देखा ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे इनडिसिप्लिन से खाते हैं, बड़े बड़े बुरे अंदाज में खाते हैं कि हमें सामने वाला लगता है कि ये इंसान है कि जंगली है, मतलब ऐसे ऐसे खा रहे हैं, मतलब रोटियों को चम्मच से निकालने के बजाय मतलब उंगलियों से निकाल रहे हैं, अब प्लेट में जो निकली हुई बोटियां हैं मतलब उन वो किसी की भी प्लेटों में डाल दे रहे हैं, अब पानी तो ऐसा पी रहे हैं ऐसा लगता है कि हलक मतलब उंडेली में खा रहे हैं, उसी में हाथ धो दे रहे हैं, फिर चपाती के टुकड़े दस्तरखान पे फेंक दे रहे हैं, और जिस हाथ से खाना खाए उसी मतलब वो मतलब जैसे कसा नहीं हुआ हाथों का मतलब अपने मतलब जैसे जो झूठा हाथ है वो रोटियों से पोछ रहे, मतलब इतने बुरे अंदाज से खा रहे कि लगे कि नहीं इंसान है ये जानवर है। अभी यहाँ पे नाश्ते का मतलब क्या होता है बच्चों, सुबह का खाना, दोहराना दोपहर का खाना, असराना शाम की चाय नाश्ताना, इशाइयाना नाश्ता, सुबह का नाश्ता, दोहराना दोपहर का खाना, असराना चाशा सुबह का नाश्ता पकवान अमरूद के साथ कभी दोहराना दोपहर, असराना जब आप शाम की चाय नाश्ता करते, इशाइना रात का खाना जब आप खाते हो। तो यहाँ पे मुसन्निफ यही कहना चाहते हैं, हमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि जो हमारा जो सबक नंबर 3 दावत है, हमें यही पैगाम देता है कि हमें इंसानों की तरह अच्छे इखलाक से खाना खाना चाहिए। आइए सबक के ज़रा मायने देखेंगे।
اصل کہاوت قلبہ افلاس غریب کا ٹوٹا پھوٹا گھر بہت زیادہ مراد کلگم کا مطلب حاضر جو حاضر شراب بددعا محبت ہونا جو جانا بھستی سب کا پن مچھ میں پانی بھرنے کا چمڑے کا تلا ہنسا تجدید مصروف غزل غزل پڑھنے میں مصروف یہاں مراد دیکھو فی الحال رات میں پھنسی ہوئی چیز نکالنے کے بعد جسٹ چلا ہمیں چالے جہارت کو سنبھالنا ڈیپوٹیشن عارضی تعین فروخت کرنا دبانا فروخت کرنا سینے میں بریانی کا احرام اگر یہاں رکابی میں بریانی کے ڈیڑھ کو احرام تو اس میں وہ شبہ اردو زبان کی ایک بڑی داستان لباس پاکرا علم اس کا لباس ملبوس عورتوں سے دلہن کا لباس پیش و قبض مسل جلاب کی دوا ہلوان بکری کا بچہ معدوم غائب ڈال دے لیا معمولی کھانا اونچا ٹٹکانا آواز سننا یہاں مراد منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالنا کلکلے مہینہ جام یا گلاس میں پانی ڈالنے والی کی آواز تو مصنف یہی کہنا چاہتے یہ پیغام دینا چاہتے کہ ہمارا جو دعوت ہوتی ہے ہمارے سماجوں میں ہمارے شہروں میں تو ہمیں انسانوں کی طرح کھانا چاہیے ہمیں بالکل ایسے برے انداز میں نہیں کھانا چاہیے جس سے ایسا لگے کہ ہم جاہل ہیں ہم بد اخلاق ہیں ہمیں شریف انسانوں کی طرح کھانا کھانا چاہیے تو امید ہے یہ آپ لوگوں کو سبق میرا ضرور پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا